नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़ी ही आनंद के साथ आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कैसे हैं आप? कैसी आपकी तैयारी चल रही है? कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। साथ के साथ आपको बताना है कि क्या आज आपने दिन के टारगेट लिखे हैं कि नहीं लिखे। दिन के टारगेट यानी किसी भी दिन की शुरुआत से पहले हमें उस दिन का लक्ष्य लिखना होता है, उस दिन के टारगेट लिखने होते हैं कि इस दिन से हमें क्या हासिल करना है, इस दिन से हमें क्या प्राप्त करना है। क्या आपने वो लिखा हुआ है? अगर आपने वो लिखा हुआ है तब तो अच्छी बात है, और अगर नहीं लिखा हुआ है तो उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। अभी लिखना है, ठीक है ना। यानी ये जो कार्य है ना आपका, ये सुबह का कार्य है कि सुबह जगते ही शौच आदि क्रिया से निवृत्त होने के बाद उस दिन का लक्ष्य हमें प्रयोग करना होता है, कहीं ना कहीं लिखना होता है। एक छोटी सी डायरी खरीद लेना। डायरी नहीं खरीद पा रहे हो कोई बात नहीं, स्टिकी नोट्स आते हैं वो खरीद लेना, या फिर एक व्हाइट पेज लेना, उसको 6-7 टुकड़ों में काट लेना बराबर बराबर, और उस पर एक टुकड़े पर आज के अपने दिन के टारगेट लिखने हैं कि सर अगर आज हम हिंदी पढ़ेंगे, आज सर अगर हम हिंदी पढ़ने वाले हैं तो आज हिंदी में हम क्या पढ़ेंगे, आज हिंदी में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये लिखा हुआ होना चाहिए, हिंदी पढ़ेंगे आज तो सर हिंदी में हम क्या पढ़ेंगे। सर अगर आज आज पॉलिटी हम पढ़ेंगे तो पॉलिटी में क्या पढ़ेंगे। अगर सर आज जियोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें क्या पढ़ेंगे। करंट अफेयर पढ़ेंगे तो उसमें क्या पढ़ेंगे। सर अगर आज हिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पर क्या पढ़ेंगे। और कौन से टॉपिक हैं जी। यानी जो भी आपका टॉपिक है, हिस्ट्री हो गया, एनसीईआरटी अगर कोई पढ़ रहा है तो वो किस क्लास की पढ़ेगा, यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी कोई पढ़ रहे हैं तो किस क्लास की पढ़ रहे हैं। मिनिमम 8 घंटे के टारगेट आपके होने चाहिए। और 8 घंटे के टारगेट इस तरीके के मत बनाना जैसे हमारे कंप्यूटर जी बनाते हैं। जब उनसे कभी भी बात कर लो आपकी, सर आज तो 9 घंटे पढ़ा मैंने कहा ये भी बहुत अच्छी बात है जी, 9 घंटे पढ़े हो आज आप, ये भी ठीक है। लेकिन जब उनसे धीरे धीरे और बात होती है तो पता चलता है कि इन्हीं 9 घंटों में वो माता जी से भी बात कर रहे हैं, पिताजी से भी बात कर रहे हैं, महिला मित्र के भी सपने देख रहे हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं और सोच रहे हैं, उनके ख्यालों में खोए हुए हैं कि सर जब शादी होगी तो यहाँ पर घूमने जाऊंगा मैं, सर जब शादी ऐसे होगी, शादी वैसे होगी, उस दिन शादी होगी, सर ये होगा, इतने बैंड बाजे आएंगे। बात है, ख्यालों में खोए रहना कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है कभी कभी तो। लेकिन इस समय को वो अपने पढ़ाई के समय में सम्मिलित कर रहे हैं। यानी किताब तो खुली हुई है सामने, किताब खुले होने के साथ वो ख्यालों में खोए हुए हैं, और अंत में बोले कि सर 9 घंटे किताब खुली रही है हमारी, 9 घंटे पढ़ाऊं मैं। क्या वास्तव में वो 9 घंटे पढ़े हैं? मेरी निगाहों में वो केवल और केवल 3 से 4 घंटे पढ़े हैं और कुछ नहीं। भले ही 9 घंटे किताब उनकी खुली रही हो, ऐसा नहीं करना है। 3 से 4 घंटे काफी नहीं होते, हमें क्या करना है, कम से कम 8 घंटे के नेट आवर निकालो। किसी सरकारी कर्मचारी से आप मिलोगे या फिर किसी प्राइवेट कर्मचारी से आप मिलोगे, सभी को अपने अपने संस्थान में कम से कम 8 से 9 घंटे की सेवाएं देनी पड़ती हैं, 8 से 9 घंटे काम करना पड़ता है। तो क्यों ना इसकी आदत हम अभी से डालें, अभी से डालो इसकी आदत। अभी से आदत क्या है कि सर हमें अभी से जॉब करनी है पढ़ाई वाली, ये जॉब है आपकी स्टूडेंट लाइफ वाली, 8 घंटे पढ़ाई की जॉब। रिवीजन कि सर अगर आज कोई टॉपिक हम पढ़ेंगे, आज हमने मानकर चलिए कोई टॉपिक पढ़ा, तो उसका रिवीजन कब करेंगे, आज से 7 दिन के बाद, या फिर आज से 14 दिन के बाद, या फिर आज से 21 दिन के बाद। तो 21वें दिन को आप छोड़ सकते हो, 2 रिवीजन तो अनिवार्य हैं। यानी मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं, आज कोई टॉपिक पढ़ा है, कल ही उसको लेकर मत बैठ जाना कि कल ही उसको लेकर बैठ गए, कल ही उसको लेकर बैठ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। चलिए जी आगे चलते हैं। सभी को मेरी तरफ से राधे राधे है। राधे राधे के साथ सर हम पढ़ रहे थे व्यंजन। क्या पढ़ रहे थे हम? व्यंजन पढ़ रहे थे। व्यंजन में बहुत कुछ हमने सीख लिया था। पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन करवाने का प्रयास करता हूं, या फिर आपसे कुछ सवाल पूछने का प्रयास करता हूं कि हाँ, कि आप में से कितने विद्यार्थी अपनी परीक्षा को लेकर बिल्कुल सजग हैं, बिल्कुल दृढ़ हैं कि सर हम तो रिवीजन भी कर रहे हैं, हम तो सब कुछ भी कर रहे हैं। अच्छी बात है। मैंने कहा कि मुझे पार्श्विक व्यंजन बताइए कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा होगा। ठीक तरीके से लिख देते हैं, पार्श्विक। पार्श्विक व्यंजन बताना है कि निम्नलिखित में से पार्श्विक, या फिर निम्नलिखित नहीं, विकल्प हटाइए, आपको बताना है पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होगा? कौन सा होगा जी पार्श्विक? अरे वाह, इतने सटीक उत्तर आने लग गए आपके कि सर हमें पता है ला होगा पार्श्विक व्यंजन, ये भी ठीक है। अच्छा मुझे बताइए काकल्य का अर्थ क्या होता है, या फिर काकल्य व्यंजन कौन सा है। काकल्य व्यंजन कौन सा है? काकल्य व्यंजन कौन सा है? हाँ वाह, आनंद आशीष बिंद जी ने सबसे पहले उत्तर बताया कि सर काकल्य, काकल्य व्यंजन जो होगा सर वो हा होगा। मैंने कहा हमारे कंठ के द्वारा, कंठ के द्वारा हमारी हिंदी में कितने व्यंजन उच्चारित होते हैं, कंठ के द्वारा कितने व्यंजन बोले जाते हैं, या तालु के द्वारा कितने व्यंजन बोले जाते हैं।
तालु के द्वारा कितने व्यंजन बोले जाते हैं? या फिर कोई ऐसा व्यंजन है क्या हमारी हिंदी में जिसका उच्चारण दंत के साथ ओष्ठ होता हो, दंत ओष्ठ होता हो, यानी दांत और ओष्ठ दोनों के द्वारा जो बोला जाता हो, जिसको बोलने में दांत और होठों की सहायता लगती हो? अब देखो किसी ने कहा है कि गुरुजी कंठ के द्वारा तो 5 है, अभी के लिए उत्तर गलत है, क्योंकि अभी आपने पूरा पढ़ा नहीं है कि कंठ के द्वारा कितने बोले जाएंगे। बस थोड़ा सा सब्र रखिएगा, सीख जाएंगे कि कंठ के द्वारा कितने बोले जाएंगे। तालु के द्वारा बताए थे कि तालु के द्वारा 9 व्यंजन बोले जाते हैं, इनको तो पढ़ चुके थे हम कि सर तालु के द्वारा 9 व्यंजन क्या 9 वर्ण बोले जाते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, उसके साथ क्या बोला जाएगा जी, एक चा तालु के द्वारा, छा तालु के द्वारा, ज तालु के द्वारा, झ तालु के द्वारा, य तालु के द्वारा, य तालु के द्वारा और सीटी वाला सा तालु के द्वारा। ये किसके द्वारा उच्चारित होते हैं? ये सर तालु के द्वारा उच्चारित हो जाते हैं, ठीक है ना। ये कुल मिलाकर 9 व्यंजन है। इसके साथ सर ऐसा कोई व्यंजन जो कि दंत और ओष्ठ से बोला जाता हो, ये कौन सा होगा? दंत और ओष्ठ के द्वारा बोले जाने वाला, याद आ रहा है कुछ? वाह, याद आ रहा है? वाह। और कहा था इंपोर्टेंट है, पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है इसकी, दांत और ओष्ठ के द्वारा बोला जाएगा। उसके बाद सर हमने ये भी देखे थे, ये सर का से कबूतर, खा से खरगोश, याद आ रहा है कुछ? का से कबूतर, खा से खरगोश, हाँ, का से कबूतर, खा से खरगोश, ये हमने देखे थे। अब देखो इसमें क्या किया गया है, इसमें पंचम वर्ण को सम्मिलित नहीं किया है। चा छा ज जा, क ख ग घ, अंगा देखो यहां पर दे दिया गया, अंगा यहाँ पर, च छ ज ज झ, या सर यहाँ पर दे दिया गया, टा ठा डा डा न, ण यहाँ पर देता था, दादा न यहाँ दिया है, पा फा बा बा म, य र ल व व, ये सभी यहाँ पर प्रयोग कर दिए गए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे कहा कि जो हमारा का वर्ग होगा, जो हमारा का वर्ग होगा, ये किस स्थान से उच्चारित होगा? का वर्ग, यानी का वर्ग में 5 व्यंजन आते हैं, क ख ग घ अंगा, किस स्थान से बोला जाएगा? कंठ से उच्चारित होता है सर। इन सभी बातों को हमने देख लिया है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 कब होगी, 16 कब होगी, हमने ये भी समझ लिया है। प्रेकंपी समझ लिया, पार्श्विक समझ लिया, लुंठित हमने समझ लिया है। उसके साथ साथ नासिक के हमने समझे हैं क्या? नासिक यानी जो इसका पंचम वर्ण होगा, इसका पंचम वर्ण जिनका उच्चारण नाक से होगा। स्पर्श संघर्षी समझे हैं, स्पर्श संघर्षी यानी जिसका उच्चारण अपेक्षाकृत लंबा होता है, च छ ज झ, ये 4 व्यंजन हमने पढ़े हैं। इनके बारे में लिखा नहीं है हमने, ठीक है ना, इनके बारे में लिखा नहीं, अब लिखना है, अब लिखना है, ठीक है, अच्छी बात है। क्या हमने स्पर्श व्यंजनों के बारे में लिखा है कि इसके उच्चारण में जिह्वा किसी ना किसी एक अवयव को स्पर्श करती है, इसलिए स्पर्श व्यंजन कहते हैं। लिखा कहां तक है, परिभाषाएं कहां तक लिखी हैं, इसके बारे में कोई एक विद्यार्थी बस मुझे हल्की सी हिंट दे दे कि गुरुजी हमने परिभाषाएं यहां तक लिख ली हैं, ताकि हम वहीं से फिर स्टार्ट करें, ठीक है ना, वहीं से फिर शुरू करें कि परिभाषाएं कहां तक लिखनी है। गुरुजी आप फास्ट क्यों बोलते हैं? फास्ट बोलते हैं, चलिए धीरे बोल देंगे, ठीक है ना। हाँ जी, आप में से ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने नोट्स लिखे हैं? तो कहां तक लिखे हैं? गुरुजी लिखवाओ मत, नोट्स दे दो बस। अच्छा देखो हिमांशु जी कह रहे हैं कि गुरुजी लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल नोट्स दे दो। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो कि ये चाह रहे हैं कि यहाँ इस क्लास में केवल हम समझने पर प्रयास करें? देखिए, और जो लिखवाने वाला जो मैटर है वो सर नोट्स के माध्यम से दे दें, जैसे ऐसे कि सर ये आपने बता दिया कि ये स्पर्श व्यंजन की परिभाषा होगी, हम घर से लिख लेंगे, या फिर सर ये संघर्षी व्यंजन आपने बताए, सर हम घर से कर लेंगे। उसके साथ साथ क्या होगा कि सर स्पर्शी व्यंजन है, आप सर समझा यहां पर दो, लिख हम घर से लेंगे। ऐसे कितने विद्यार्थी चाह रहे हैं? ठीक है ना, कितने विद्यार्थी? जितने भी विद्यार्थी ऐसा चाह रहे हैं कि सर हम घर से कर लेंगे, घर से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता घर से, ठीक है ना, हम सब जानते हैं। जितना करना है क्लास में करिए, घर से तो केवल रिवीजन। क्या होगा? घर से केवल रिवीजन। घर का जो समय है केवल रिवीजन के लिए रखिए, क्लास में लिखिए, कुछ एक्स्ट्रा बातें भी इनके बारे में हम प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लिखवाते समय बहुत सारी बातें हैं आती हैं जो कि अलग अलग परीक्षाओं ने पूछी हैं, वो सारी की सारी बातें होती चलेंगी। घर से कुछ नहीं, यानी अब बताओ एक क्लास के लिए आप 2-2 बार काम करोगे कि पहले तो सर यहाँ पर समझो और समझने के बाद घर से लिखो, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं, यहीं से लिखिए, अभी लिखिए, ठीक है ना। हाँ, तो हमने कहां तक कंप्लीट किया था? पार्श्विक तक लिखे हैं सर, पार्श्विक तक हमने परिभाषाएं लिख ली थी, पार्श्विक तक परिभाषाएं तो नहीं लिखी हैं। स्पर्श संघर्षी लिख लिया है हमने। क्या लिख लिया है? स्पर्श संघर्षी हमने लिख लिए हैं कि सर वे व्यंजन जिनके उच्चारण में उच्चारण का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है,
उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या हमने यहां तक लिख लिया है? ठीक है, स्पर्श तक लिख लिए। अच्छा, स्पर्श व्यंजन तक लिख लिए हैं, स्पर्श संघर्षी नहीं लिखे अभी, यानी स्पर्श व्यंजन तक सर जी हमने यहां तक लिख लिए हैं कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में विभिन्न अवयवों का स्पर्श किया जाता है इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। यहां तक लिख लिए हैं, ठीक है। अगर यहां तक लिखे हैं तो इसके बाद जो अपनी अगली हेडिंग होगी वो होगी स्पर्श संघर्षी। कौन सी हेडिंग होगी अगली? अगली होगी सर स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी के बारे में हम समझ चुके हैं कि सर हल्का सा संघर्ष होता है, बाकी के बाकी जो व्यंजन होते हैं वो अपेक्षाकृत इनकी तुलना में कम उच्चारित होते हैं, यानी कम समय तक, ये थोड़े से ज्यादा समय तक उच्चारित हो जाते हैं। च, छ, ज, यानी एक हल्के से घर्षण के साथ होते हैं, हल्के से संघर्ष लगाना पड़ता है, और संघर्ष लगेगा तो हल्की फुल्की ऊष्मा होगी, वो इतनी कम ऊष्मा होती है कि जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल नेग्लेक्ट, कि ये तो ना के बराबर है, इसे अपवाद मान सकते हैं। तो संघर्षी में केवल वो सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा, सवाल वाला सा, उनको हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में हमें पहले नोट करना है कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में, मैं बोल रहा हूं तुरंत तुरंत नोट करिए फटाफट से, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में उच्चारण का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है। उच्चारण का समय अपेक्षाकृत, अपेक्षा यानी इस तरीके का एक और शब्द और होता है उपेक्षा। क्या होता है? उपेक्षा। तो उपेक्षा नहीं लिखना है, उपेक्षा का अर्थ होता है निरादर करना। क्या करना? निरादर करना, निरादर करना, निरादर यानी अपमान करना। अपेक्षा का अर्थ होता है आशा, आशा या फिर उम्मीद, उम्मीद होता है, ठीक है ना। तो उच्चारण का समय अपेक्षाकृत यानी हमारी आशा है कि अधिक होता है, और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है। संघर्षी यानी उसमें हल्की सी ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, घर्षण होता है ना हल्का सा। च, उच्चारित करो, छ, ज, झ, या इसके अंतर्गत नहीं आता क्योंकि वो पंचम वर्ण हो जाता है, नासिक के उसको बोल देते हैं। संघर्षी हो जाता है के बाद ये नहीं प्रयोग करना है कि उसे स्पर्श संघर्षी कहते हैं, ये नहीं लिखना है। केवल यहां पर प्रयोग करना है अर्धविराम चिन्ह, और अर्धविराम चिन्ह के साथ प्रयोग करिएगा जैसे, और जैसे के साथ केवल एक निर्देशक चिन्ह। क्या आएगा? जैसे और जैसे के साथ एक निर्देशक चिन्ह। छोटी छोटी सी बातें जिनको ध्यान रखिए, आगे से जो हमारे जो कंप्यूटर वाले भैया है ना, उन्हें हम बोल देंगे, वो इस पीडीएफ को ठीक कर देंगे। ये बिल्कुल नहीं प्रयोग करना होता कि उसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जहां तक अवॉइड हो सके वहां तक अवॉइड करना है। जहां पर अवॉइड नहीं हो पा रहा है, जहां पर शब्द की संख्या थोड़ी सी कम रह रही है, तब उसके लिए प्रयोग करते हैं कि उसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं, अन्यथा लिखने की आवश्यकता नहीं होती। क्या यहाँ पर वाक्य खत्म हुआ है? बहुत सारे विद्यार्थी प्रयोग करते हैं कि जैसे ही है देखा तुरंत पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग, बिल्कुल गलत है। अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करो, क्योंकि अभी हमें एग्जाम्पल देने हैं। एग्जाम्पल लिखो, जैसे और जैसे के साथ एक निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करो, और ये लिखो, फिर यहां पूर्ण विराम चिन्ह लगाइए। क्या लगाओगे? यहां पर पूर्ण विराम चिन्ह। ये चीज कंप्लीट हुई। स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी है। अब आगे आते हैं, इसके बाद की जो स्थिति आती है, फिर अगली हेडिंग डालनी है हमें नासिक के व्यंजन। क्या डालनी है? नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन के बारे में हम समझ चुके हैं कि सर ये जो का, खा, गा, गा, अंगा है ना, का वर्ग का उच्चारण सर कंठ के द्वारा होता है। तो ये जो अंगा होगी, ये सर एक तो कंठ के द्वारा उच्चारित होगी। किसके द्वारा उच्चारित होगी? एक तो सर ये कंठ के द्वारा उच्चारित होगी। कंठ के साथ साथ सर ये नाक से भी इसकी वायु बाहर आती है, नाक से भी उच्चारित होगी। इसी तरीके से सर ये जो हमारा चा वर्ग है ना, चा वर्ग का उच्चारण स्थान सर तालु होता है, ये तालु से भी उच्चारित होगा और वो नाक से भी होगा। ये सर इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, ये मूर्धा से भी उच्चारित होगा और नाक से भी होगा। ताकि बात करें सर, ये दंत के द्वारा उच्चारित होता है, दंत से भी होगा, वो नाक से भी होगा। ये सर ओष्ठ के द्वारा भी होगा और ओष्ठ के साथ साथ ये नाक से भी होगा। कौन सा वाला अम्मा? तो ये जो पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण कैसे? पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और ये पंचम वर्ण। ये पूरा का पूरा जो पंचम वर्ण है, इन्हें कहा जाता है नासिक, क्योंकि हल्की फुल्की वायु नाक से भी बाहर आती है। इनके बारे में पहले तो इसे लिखो कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा प्रमुख वेग से नासिका से निकलती है। नासिका से निकलती है। क्यों? क्योंकि सर हमने निकलती है का क्यों प्रयोग किया, निकलता है क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सर जो हवा शब्द है ना, हवा, ज्यादातर पीसीएस वाले जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि
कि हवा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है। हवा कभी निकलता है नहीं, निकलती है शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो ये जो छोटी मोटी गलती है हमारे कंप्यूटर जी के द्वारा उनको हम बोल देंगे, वो इसको अपडेट कर देंगे, ठीक है ना, वो इसको अपडेट कर देंगे, आ जाएगी। लेकिन अभी के अभी तुरंत वो लिखना है जो कि आपको परीक्षा में लिखना है। अगर किसी ऐसी परीक्षा में बैठ रहे हो जहां पर लिखकर उत्तर करके आने, खासकर पीसीएस आदि की परीक्षा, एक एक शब्द का इंपोर्टेंस है, ठीक है ना, क्योंकि लिखने का स्तर हिंदी है, लिखने का माध्यम आपने हिंदी चुना और हिंदी को गलत मैं नहीं होने दे सकता, या फिर हिंदी को गलत हम नहीं लिख कर आ सकते, ठीक है ना। निकलती है के साथ साथ ये तो बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है कि उसे नासिक के व्यंजन कहते हैं, क्योंकि नासिक व्यंजन ऊपर लिखा है, हमें पता है कि जो भी हम लिख रहे हैं वो नासिक व्यंजन के बारे में ही है। यहां पर लगाइए एक अर्धविराम चिन्ह, क्या लगाइए, अर्धविराम चिन्ह, इसको हटा देना। अर्धविराम चिन्ह के साथ लिखना जैसे, और जैसे के साथ एक निर्देशक चिन्ह देते हुए ये लिखने हैं। एक लिखना है सर अंगा, अंगा के साथ एक लिखना है सर या के साथ एक लिखना है सर ण, उसके साथ एक लिखना है सर न, और फिर क्या लिखना है म। ये पांचों लिखने हैं, फिर एक पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, फिर एक पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग। अंत में मां लिखने के बाद एक पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करना अनिवार्य है। और नीचे एक और हेडिंग लिखिए, वहां पर लिखना है आपको नोट, क्या लिखना है, नोट। और नोट में कुछ बोल रहा हूं, फटाफट लिखिए, ठीक है। नोट में कुछ बोल रहा हूं, उसको नोट करना है। सर जी हो गया ये सब, प्लीज। आशीष जी कह रहे हैं गुरुजी ये सब हो गया है। हाँ अच्छी बात है, हो गया, लेकिन बाकी के विद्यार्थियों का नहीं हुआ है, उनको करना है और प्लीज उन्हें करने दीजिए, ठीक है ना। नोट करके लिखिए। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपने कभी इस अंगा से कोई शब्द शुरू होते देखा है, कि कोई ऐसा शब्द हो कोई जो अंगा से शुरू हो रहा हो, या कोई ऐसा शब्द हो जो य से शुरू हो रहा हो, इस वाली य से, या फिर कोई ऐसा जो शब्द हो जो कि ण से शुरू हो रहा हो। ऐसे कोई शब्द है क्या कि सर जो अंगा से शुरू होते हो, या फिर सर जो या से शुरू होते हो, या फिर डा से शुरू होते हो। ये तीन व्यंजन ऐसे हैं जिनसे कोई शब्द की शुरुआत नहीं होती अभी के लिए, अभी के लिए। हालांकि ऐसे व्यंजन और हैं, जब हम नासिक पढ़ रहे हैं ना तो इनके बारे में पढ़ना आवश्यक है। तो नोट में हमें ये तीनों व्यंजन लिखने हैं कि एक तो अंगा का प्रयोग करना है, एक य का प्रयोग करना है, और य के साथ और किसका प्रयोग करना है, एक डा का प्रयोग करना है, और ण। इसके साथ लिखिए इनसे किसी शब्द का प्रारंभ नहीं हो सकता, इनसे किसी शब्द का प्रारंभ नहीं हो सकता। एक छोटी सी लाइन लिखनी है कि इनसे देखो आपने प्रयोग किया डमरू, क्या लिखा है आपने, डमरू। तो डमरू जो आपने लिखा ना ये डा है, और इसकी बात करेंगे तो कल भी मैंने बताया था, यानी जब ये पिछली क्लास हुई थी, इसे कहा जाता है सर अंगा। क्या कहते हैं इसको, अंगा। यानी आ और गा के जो बीच की ध्वनि है ना वो ये है, इस आ और इस गा के जो बीच की ध्वनि आपने प्रयोग करी है, बोलो जरा अंगा। तो ये जो अंग बोली है ना आपने, आ को हटा दो गा को हटा दो, तो इसको हटाना थोड़ा सा असंभव होगा, क्योंकि बिना और आ और गा की सहायता की ये नहीं उच्चारित होगी। आ और गा की जो बीच की ध्वनि वो ये होगी, और इससे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होगी। ये सामान्यतः किसी शब्द के बीच में प्रयोग होता है। जैसे आप सभी लोग बोलकर देखिए गंगा, आप सभी लोग बोलकर देखिए गंगा। तो गंगा को जो आप उच्चारित कर रहे हो वो किस तरीके से उच्चारित कर रहे हो, तो जो गंगा हम बोल रहे हैं कुछ इस तरीके से, गंगा। तो आपने ये जो बीच में बोला है ना ये अंगा है, गंगा गंगा, ठीक है ना। ये जो बीच में है ना वो अंगा बोल देते हैं उसको, ना तो इसमें आ आता है ना ही गा आता है, इसको सहायता के साथ बोला जाता है, इससे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होगी। ठीक है जी, ये चीज कंप्लीट हुई। इसके बाद सर हमने पढ़े कौन से व्यंजन, इसके बाद हमने पढ़े हैं सर संघर्षी व्यंजन। क्या पढ़े हैं, संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन में हमने क्या क्या लिखा, संघर्षी व्यंजन सर ऐसे व्यंजन है जिनके उच्चारण में मुंह से संघर्ष करना पड़ता हो, संघर्ष के कारण वायु गर्म हो जाती हो। फटाफट से लिखना शुरू करिए, हेडिंग डालिए संघर्षी व्यंजन। क्या डालोगे, संघर्षी व्यंजन। ठीक है सर, डीए कहां से आया सर, अच्छा दा कहां से आया, आप कह रहे हो कि सर दा कहां से आया, ये वाला दा, या फिर ये डा कहां से आया, ये डा कहां से आया, ये वाला तो देखो ये है जो हम इस पर ये ठीक है ना, तो ये है,
इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर के लिए सब्र रखिए। अब हमें संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत प्रयोग करना है कि सर वे व्यंजन जिनके उच्चारण में दो उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है, तो वायु संघर्ष के साथ बाहर निकलती है। वायु संघर्ष के साथ बाहर निकलती है। और यहां पर इस पूर्ण विराम चिन्ह को हटा देना है। ये पूर्ण विराम चिन्ह प्रयोग नहीं होगा और इसकी जगह क्या प्रयोग होगा, इसकी जगह सर एक अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। फिर लिखना है जैसे, जैसे, और जैसे के साथ एक निर्देशक चिन्ह, और निर्देशक चिन्ह के साथ जो हमें प्रयोग करना है वो फिर प्रयोग करना है कि कौन कौन से हैं सर। एक है सर सीटी वाला सा, एक है सर षटकोण वाला सा, एक है सवाल वाला सा, एक है हा से हाथी, फिर एक पूर्ण विराम चिन्ह। इसको लिखिए फटाफट से, इसको लिखिए फटाफट से। ठीक है ना। अब देखिए ये जो संघर्षी है ना वो देखो ये रहे, एक सीटी वाला सा है, यहाँ षटकोण वाला सा है, सवाल वाला सा है, और इसके नीचे छुपा बैठा है हा से हाथी। जैसे ये जो आइकन है ना इसके नीचे है हा से हाथी। ये लिखा जी, डन, कंप्लीट हुआ, कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद की जो स्थिति है, इसके बाद की स्थिति कहां पर आकर रुकती है, फिर हमें प्रयोग करना है अंत्ययस्त व्यंजन। क्या प्रयोग करने हैं हमें, फिर हमें लिखना है सर अंत्ययस्त व्यंजन। फटाफट से लिखिए अंत्ययस्त व्यंजन। क्या लिखेंगे हम, फिर हम लिखेंगे अंत्ययस्त व्यंजन, अंत्ययस्त व्यंजन। ये लिखा। अब इसके बाद हमें लिखने हैं अंत्ययस्त व्यंजन, अंत्ययस्त, अंत्ययस्त। तो पहले तो इसको समझिए कि अंत्ययस्त व्यंजन होते क्या है, जिनका उच्चारण अंतः मन से होता हो। पिछली वाली क्लास में पढ़े थे कि सर चार होते हैं, एक होता है य, र, ल, व, ये चार होते हैं। या का जो उच्चारण स्थान होता है ये बताया था कि सर तालु के द्वारा उच्चारित होता है। किसके द्वारा, तालु के द्वारा। र सर ये मूर्धा के द्वारा उच्चारित होता है। इसकी बात करें ल सर ये दंत के द्वारा बोला जाता है। वा की बात करें सर ये दंत और ओष्ठ दो के द्वारा उच्चारित होता है, दंत और ओष्ठ के द्वारा। और इन दोनों के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो दोनों हैं ये क्या कहे जाते हैं, ये कहे जाते हैं अर्धस्वर। क्या कहे जाते हैं, अर्धस्वर। रा के उच्चारण में जिह्वा में कंपन होता है इसलिए प्रकंपी इसको कहते हैं। ला के उच्चारण में जिह्वा ऊपर की तरफ उड़ती है, अगल बगल से वायु बाहर आती है, इसे कहते हैं जी हम लुंठित, मैं भी चाहूंगा पार्श्विक, क्योंकि अगल बगल के स्थान को पार्श्व कहते हैं। यहां से संस्कृत का एक शब्द बना है पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन इसे कहते हैं। ये जिह्वा से लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है रा, इसीलिए इसे लुंठित कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लुंठित। तो सबसे पहले लिखिए अंत्यस्थ व्यंजन, और कुछ बोल रहा हूं और उसको नोट करिए। हमारी हिंदी व्याकरण के 52 वर्णों में से, हमारी हिंदी व्याकरण के 52 वर्णों में से, 52 वर्णों में से, 52 वर्णों में से मात्र 4 व्यंजन, मात्र 4 व्यंजन अंतःकरण से उच्चारित होते हैं। हमारी हिंदी व्याकरण के 52 व्यंजनों में से मात्र 4 व्यंजन अंतःकरण से उच्चारित होते हैं, अंतःकरण से उच्चारित होते हैं। उस अंतःकरण से उच्चारित होने के बाद हमें क्या प्रयोग करना है, अर्धविराम चिन्ह, फिर लिखना है जैसे। चल रहे हैं जैसे, और जैसे के साथ एक निर्देशक चिन्ह लिखिए, य, र, ल, व। ये 4 व्यंजन प्रयोग करने हैं, य, र, ल, व, 4 व्यंजन लिखे। पूर्ण विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह। अब नीचे से लिखिए, इसके नीचे नोट बिंदु लगाइए और नोट में सबसे पहला पॉइंट लिखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखिए। नोट में सबसे पहला पॉइंट हमें लिखना है। क्या लिखना है जी, अच्छा यहां पर मैं लिखकर दिखाऊं कि मैं बोलूं, मैं बोल रहा हूं, थोड़ा बहुत जल्दी हो जाएगा, उसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। चलिए,
तो हम यहां पर लिख रहे हैं नोट में सबसे पहला बिंदु, नोट में सबसे पहला बिंदु, उसके अंतर्गत हमें लिखना है कि अंत्ययस्त, अंत्ययस्त व्यंजनों के अंतर्गत, अंत्ययस्त व्यंजनों के अंतर्गत, सबसे पहला पॉइंट है अंत्ययस्त व्यंजनों के अंतर्गत, अंतर्गत, अंतर्गत दो व्यंजन, अंत्ययस्त व्यंजनों के अंतर्गत दो व्यंजन, और दो व्यंजन जो आप लिखोगे ना, दो व्यंजन, दो व्यंजन, दो व्यंजन के साथ हमें प्रयोग करना है य व, क्या लिखना है, य व, य व, य व को अर्ध स्वर की संज्ञा दी गई है, दो व्यंजन य व को अर्ध स्वर की संज्ञा दी गई है, दो व्यंजनों को अर्ध स्वर की संज्ञा दी गई है, अर्ध स्वर की संज्ञा दी गई है, अर्थात, अर्थात और अर्थात इस तरीके से लिखना है, ठीक है ना, अर्थात ता के नीचे हलंत लगाना अनिवार्य है, अर्थात जब लिखोगे ता के नीचे हलंत आएगा, अर्थात, अर्थात, अर्थात य अथवा व, य अथवा व का उच्चारण, य अथवा व का उच्चारण संघर्ष रहित होता है, संघर्ष रहित होता है, संघर्ष रहित होता है, संघर्ष रहित होता है, य अथवा व का उच्चारण संघर्ष रहित होता है, इस कारण इन्हें, इस कारण इन्हें संघर्ष रहित व्यंजन भी कहते हैं, इस कारण इन्हें संघर्ष रहित व्यंजन भी कहते हैं, इस कारण इन्हें संघर्ष रहित व्यंजन भी कहते हैं, कहते हैं। दूसरा बिंदु लिखिए, दूसरा बिंदु अंत्ययस्त व्यंजनों के अंतर्गत, अंत्ययस्त व्यंजनों के अंतर्गत, अंत्ययस्त व्यंजनों के अंतर्गत, अंतर्गत, अंतर्गत के बाद एक अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करना, अंतर्गत, और अंतर्गत जो हमने पहले प्रयोग किया है ना, उसके बाद में भी एक अल्प विराम चिन्ह लगा देना, अल्प विराम चिन्ह, अंत्ययस्त व्यंजनों के अंतर्गत, फिर लिखिए रा व्यंजन के उच्चारण में, रा व्यंजन के उच्चारण में, रा व्यंजन के उच्चारण में, और रा को इकेरा उद्धरण चिन्ह में बंद करना, ऐसे रा लिखना कि रा व्यंजनों के उच्चारण में, रा ऐसे लिखना और इकेरा उद्धरण चिन्ह प्रयोग करना, ऐसे रा व्यंजन के उच्चारण में, उच्चारण में ऐसा प्रतीत होता है कि, ऐसा प्रतीत होता है कि जिव्या में, जिव्या में कंपन, जिव्या में कंपन, और कंपन जो लिखोगे जिव्या में कंपन, कंपन के साथ लिखना झंझनाहट, यानी वैकल्पिक चिन्ह लगाना, फिर लिखना झन झनाहट, झंझनाहट, झंझनाहट महसूस होती है, झंझनाहट महसूस होती है, महसूस होती है, इस आधार पर, इस आधार पर, इस आधार पर इसे प्रकंपी की संज्ञा दी जाती है, इस आधार पर इसे प्रकंपी की संज्ञा दी जाती है, इस आधार पर इसे प्रकंपी की संज्ञा दी जाती है, 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 डन। अच्छा, अब अगले अनुच्छेद से लिखना शुरू करना है, जब जब मैं कहूं ना कि अगले अनुच्छेद से लिखना शुरू करना है, यानी अगली लाइन से लिखना शुरू करना है, थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए, यानी मानकर चलिए ये आपकी दो लाइनें हैं, ये आपकी दो लाइनें हैं, जब जब कहूं कि अगले अनुच्छेद से लिखना है तो तुरंत जहां तक अगर आपने यहां तक लिखा है यहीं तक छोड़कर अगली लाइन पर आना, और आगे से थोड़ी सी जगह छोड़ देना, यहां से लिखना शुरू करना, ठीक है ना, यहां से आगे से थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए अगले अनुच्छेद से लिखना है कि जिव्या से लुढ़कता हुआ प्रतीत होने के कारण,
जिह्वा से लुढ़कता हुआ प्रतीत होने के कारण, जिह्वा से लुढ़कता हुआ प्रतीत होने के कारण इसे इसे लुंठित भी कहा जाता है। इसे लुंठित भी कहा जाता है। इसे लुंठित भी कहा जाता है। तीसरा बिंदु लिखिए। तीसरा बिंदु पार्श्विक व्यंजन। क्या लिखोगे? पार्श्विक। तीसरा बिंदु लिखिए, उसमें प्रयोग करना है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन के साथ एक विवरण चिन्ह लगाते हुए लिखना है अंत्ययस्त व्यंजनों के अंतर्गत, फिर एक अल्प विराम चिन्ह। पार्श्विक व्यंजन अंत्ययस्त व्यंजनों के अंतर्गत, और अंतर्गत इस तरीके से लिखिएगा, अंतर्गत। अरे मैंने खुद गलत लिख दिया। अंतर्गत, या तो इस अंकी बिंदी को यहां पर ना के साथ जोड़कर लिखिएगा, ठीक है ना। हाँ, पार्श्विक व्यंजन अंत्ययस्त व्यंजनों के अंतर्गत, अंत्ययस्त व्यंजनों के अंतर्गत, अंतर्गत के साथ एक अल्प विराम चिन्ह। अंतर्गत वह ऐसा व्यंजन है, वह ऐसा व्यंजन है, वाह को कह रहा उद्धरण चिन्ह में, वह ऐसा व्यंजन है जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में जिह्वा, जिसके उच्चारण में जिह्वा, जिह्वा दांतों, जिह्वा दांत, जिह्वा दांत और दांत के साथ एक कोष्टक शुरू करके लिखना दंतमूल। क्या लिखोगे? दंतमूल। दांत और दांत के साथ कोष्टक शुरू करके लिखना दंतमूल। दंतमूल मतलब मसूड़े, मसूड़े को छूती है जिह्वा। इसको हम आगे चलकर वतस्य कहेंगे। एक कॉन्सेप्ट आता है हमारी हिंदी में कि वतस्य व्यंजन कौन सा है। वतस्य यानी जो मसूड़े को छूकर आते हैं, दंतमूल को छूकर आते हैं। तो जिह्वा दांत और दांत के साथ ब्रैकेट शुरू करना दंतमूल को स्पर्श करती है, दंतमूल को स्पर्श करती है, को स्पर्श करती है, तथा तथा मुंह के अंदर बनने वाली वायु, तथा मुंह के अंदर बनने वाली वायु अगल बगल, मुंह के अंदर बनने वाली वायु अगल बगल, और अगल बगल जो लिखोगे अगल बगल इस तरीके से लिखना है योजक चिन्ह के साथ, अगल बगल, और इसके साथ एक ब्रैकेट और शुरू करना, और अगल बगल को कहते हैं पार्श्व। अगल बगल से बाहर निकलती है, अगल बगल से बाहर निकलती है, अगल बगल से बाहर निकलती है, अगल बगल से बाहर निकलती है। इस आधार पर, इस आधार पर, इस आधार पर इसे, इसे पार्श्विक व्यंजन की संज्ञा दी जाती है। इस आधार पर इसे पार्श्विक व्यंजन की संज्ञा दी जाती है। विनय जी कह रहे हैं सर जी हम पीडीएफ से लिखते हैं, बोलकर लिखवाएंगे तो कैसे लिख पाएंगे? अच्छी बात है। देखिए इस क्लास का पहले उद्देश्य हम सेट करते हैं, यानी ये आपकी शायद इसको मैं पहली क्लास कहूंगा जहां पर मैंने आपको बोलकर लिखवाया है। इस क्लास का उद्देश्य पहले मैं क्लियर करता हूं कि इस क्लास का उद्देश्य क्या है। पहले तो इस क्लास का जो उद्देश्य है वो ये है, इस क्लास का उद्देश्य क्या है कि आपकी कोई भी परीक्षा हो जिसमें हिंदी आती है, हिंदी आती है, कोई भी परीक्षा, चाहे वो आपकी स्टेट पीसीएस हो, कोई वनडी की परीक्षा हो, कोई पुलिस की परीक्षा हो, एसएससी जीडी की हो, चाहे कोई दरोगा की हो, कांस्टेबल की हो, कोई भी परीक्षा हो आपकी, चाहे आपकी एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, कोई भी पीसीएस, ठीक है ना, वो सभी इससे कवर होंगी। और अगर जब भी हम तैयारी करते हैं तो तैयारी करने के बाद क्या होता है कि सर अंत में हमारा जो मित्र होता है, जो हमारा सहायक होता है, वो केवल हमारी पुस्तकें होती हैं, केवल हमारे नोट्स होते हैं जो कि हम लिखते हैं। और अगर आप पीडीएफ से लिख लोगे तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि आप एक क्लास के लिए दुगनी मेहनत कर रहे हो। उसी समय आपका जो कंपटीटर है, यानी जो आपका पड़ोसी है, जो आपका साथी है, जो कि इसी फील्ड के लिए तैयारी कर रहा है, वो उस समय कुछ और पढ़ रहा होता है, यानी अपनी तैयारी को दुगने स्तर पर लेकर चल रहा होता है।
तो मेरा मानना यह है कि एक पंथ दो काज क्यों क्यों ना हो। पहला पंथ का काज क्या है कि लिखते समय आपकी जो जो गलतियां होंगी, बहुत सारी गलतियां अभी आप करते हैं, जैसे अगर जैसे ही मैंने मैं बोला बहुत सारे लोग मैं पर अंकी बिंदी लगाना भूलते होंगे। सर जैसे ही मैंने नहीं बोला बहुत सारे लोग नहीं पर अंकी बिंदी लगाना भूलते होंगे। जैसे ही मैंने है बोला तो कुछ लोग इस अंकी बिंदी को लगाना भूलते होंगे, या फिर जहां जहां पर है देखा वहां पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते होंगे। तो ये गलतियां 10-15 दिन के बाद लगभग 40% तक कम हो जाएंगी। यानी 10 दिन जब आप लिखोगे ना तो ये गलतियां लगभग 40% तक कम होंगी। यानी लिखते समय एक ऐसी आदत पड़ेगी, और जो जो शब्द कठिन है, जो जो शब्द जटिल होते हैं, उनको तो मैं आपको लिखकर बताने का प्रयास करता हूं कि अर्थात ऐसे प्रयोग करना, दो व्यंजन ऐसे आएंगे, उसके साथ कोष्टक चिन्ह होगा, कहां पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होगा, कहां पर किस चीज का प्रयोग होगा, ये सभी हम लिख लिख कर देख रहे हैं। ठीक है ना, अच्छी बात है। तो ये प्रॉपर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप कहते हैं कि सर हम तो पीडीएफ से घर से देख कर लिखेंगे, तो जी हाँ वो भी हो सकता है, उसमें बल्कि आसानी हमें है, उसमें बल्कि आसानी हमें है। मैंने यहाँ पर केवल समझाने का प्रयत्न किया, समझाने के बाद आप पीडीएफ से घर से लिख लें। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ वो सही तरीका नहीं है, वो सही तरीका नहीं है, बाद में फंस जाओगे, बाद में फंस जाओगे। एक ही क्लास के लिए दुगना समय आप दोगे, और मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा करें। मुझे पता है कि बहुत सारे व्यक्तियों की लिखने की स्पीड थोड़ी सी स्लो है, कोई दिक्कत नहीं, इसी पर तो हमें काम करना है, इसी पर तो हमें काम करना है कि सर हमारी स्पीड भी बढ़े, राइटिंग भी ठीक हो, और राइटिंग ठीक होने के साथ साथ चीजें अगर जब हम जैसे हमने जो जो चीज लिखी, लिखने के बाद अगर आप उसे एक बार और पढ़ते हो तो वो चीजें ज्यादा प्रभावी तरीके से दिमाग पर प्रभाव डालती हैं और लंबे समय तक हमारे साथ रहती हैं। ठीक है, मेरा यकीन मानना कि अगर आप भविष्य में या फिर अभी किसी पीसीएस की तैयारी करोगे या फिर किसी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करोगे, यहां पर अगर आपकी राइटिंग ठीक नहीं है, जैसे मेरी नहीं है, अगर यहां पर आपकी राइटिंग ठीक नहीं है, कोई ए विद्यार्थी है जिसकी राइटिंग ठीक नहीं है, कोई बी विद्यार्थी है जिसकी राइटिंग ठीक है, जिसकी राइटिंग ठीक है, देखो कितना बड़ा अंतर आता है राइटिंग ठीक में और राइटिंग ठीक नहीं में। इसके पास सर जितनी जानकारी है उतनी ही इसके पास है, जैसा उत्तर इसने प्रश्न पत्र में लिखा वैसा ही उत्तर इसने भी प्रश्न पत्र में लिखा। मैं गारंटी के साथ, वादे के साथ आपसे बात करता हूं, जितने इसके अंक आएंगे ना, यानी सेम उत्तर इसने लिखा है, सेम उत्तर लिखा है इसने, लेकिन इसकी राइटिंग थोड़ी सी खराब है और इसकी राइटिंग थोड़ी सी सही है, इसके इससे लगभग 20% अंक ज्यादा आने की संभावना रहती है। इतना अंतर आता है। यानी मानकर चलिए कि अगर एक परीक्षा 100 अंक की है, इसके 60 अंक आ रहे हैं, तो लगभग इसके अंक कितने आएंगे, इससे 20% ज्यादा। यानी इसका 10% हुआ सर 6 नंबर, लगभग इसके 72 अंक आ जाएंगे उसी उत्तर पर, लगभग 72 अंक। एक एक अंक से सिलेक्शन रुकते हैं, ये तो 12 अंक इससे ज्यादा लेकर चला गया। कितने अंक, 12 अंक। बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत बड़ा। तो सर अगर अभी से लिखने की हम आदत, अरे हम विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थी अगर लिखने से पीछे हटे, ये कैसे मैं मान सकता हूं कि वो विद्यार्थी है, फिर वो विद्यार्थी नहीं है। यानी आप मेहनत करने से पीछे हटोगे, जहां पर समझाने की आवश्यकता है, जैसे कल वाली जैसे जो सैटरडे वाली जो क्लास हुई थी वहां पर, या फिर जो फ्राइडे वाली क्लास हुई थी, मैंने केवल समझाने पर फोकस किया कि सर ये लुंठित होगा, ये पाश्विक होगा, इस पर संघर्ष ये होगा, या फिर इस पर व्यंजन ये होगा, केवल समझने पर फोकस किया। उसके बाद क्या है कि सर समझ तो लिया है, लेकिन आगे जब भविष्य में हम कभी पढ़ेंगे, या फिर कोई भी हमारी पुस्तक को देखेगा, या फिर खुद हम ही जब इसका रिवीजन करेंगे, बार बार क्लास खोलने की आवश्यकता हमें ना पड़े, बार बार क्लास खोलने की आवश्यकता हमें ना पड़े। इसका दूसरा उपाय ये भी है, आप मेरा यकीन मानो, मेरे पास इन सभी टॉपिक के नोट्स हैं, मेरे खुद से बनाए हुए, और बड़े अच्छे तरीके से लिखे गए हैं, अच्छे यानी व्यवस्थित तरीके से। मैं चाहूं तो उन्हें आपको अभी भेज सकता हूं। मैं टीम से कहूंगा कि वो वर्णमाला के नोट्स डाल दे, तुरंत आपके ऐप पर आ जाएंगे। उससे क्या होगा कि सर हम मेहनत करना भूल जाएंगे, उससे क्या होगा, हम मेहनत करना भूल जाएंगे। मैंने आपसे कहा है कि इसके बाद मेरे भी नोट्स आपके पास आएंगे, वो एक बेनिफिट है, वो एक बेनिफिट है कि वो भी नोट्स हमारे पास रहेंगे और हमारे नोट्स भी हमारे पास रहेंगे। जो मेरे नोट्स है ना, वो मेरी है मेहनत, ये जो आप लिख रहे हैं ये आपकी है मेहनत। ठीक है ना,
ये वो जो मेरे नोट्स हैं वो तो मेरी मेहनत है, जो आप लिख रहे हैं वो आपकी है मेहनत। आपको अपनी मेहनत पर गर्व होना चाहिए कि हाँ ये मेरे द्वारा लिखा गया है, मैंने सीखा है। ठीक है। और बचे कुछ जो एडवांस बातें होंगी वो मेरे नोट्स में है, एक बार उनको उनको भी पढ़ना, जिनको बाद में पढ़ने की आदत है। ठीक है। गुरुजी आपके नोट्स हैं, जैसे देखो जो हमारे उजाला जी हैं वो प्रयोग करें कि गुरुजी आपके नोट्स हैं मेरे पास, जरा उनसे पूछने का प्रयत्न करिए कि किस तरीके से लिखे गए हैं। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से वो लिखे गए हैं, लेकिन वो मेरी मेहनत है, आपकी नहीं है। और अगर किसी दूसरे की मेहनत पर आप घमंड कर रहे हो तो वो अच्छी बात नहीं है। आपने केवल सीखा लेकिन लिखने का हुनर नहीं लिया। और अगर किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी करनी है तो लिखने का हुनर भी, अरे हम विद्यार्थी हैं साहब, लिखने से कैसे पीछे हट जाएंगे। ठीक है ना। गुरु कंप्यूटर जी की जी से मत लिखवाना अपने हैंड रिटन नोट्स अपलोड करने, क्योंकि वो कंप्यूटर जी बहुत गलती करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं ना। हाँ तो वो आ जाएंगे जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा ना, वो तुरंत नोट्स आपको एप्लीकेशन पर दिखाई देंगे। और चाहो तो आप उनको प्रिंट करवा कर भी रख सकते हो, काम आएंगे आगे तक। ठीक है। चलिए आगे शुरू करें। हमने कहां तक लिखा, हमने कहां तक लिखा, यानी हमने लिखा पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन हमारे कंप्लीट हो गए। अब जैसे देखिए आपके ना सवाल उठने चाहिए कि सर हमने ये कोष्टक चिन्ह क्यों प्रयोग किया है, हमने सर दांत के साथ ये कोष्टक चिन्ह प्रयोग करके दंतमूल क्यों लिखा, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग क्यों होता है। तो कोष्टक चिन्ह का प्रयोग सर किसी भी वाक्य में, किसी भी परिभाषा में या फिर लिखते समय अधिक जानकारी देने के लिए प्रयोग होता है। जैसे देखिए मैंने एक वाक्य लिखा, राम घर गया, राम घर गया, राम घर गया। मुझे इस वाक्य में ना राम के साथ अगर इस बात को ज्यादा भावुक बनाने के लिए या फिर ज्यादा अच्छी बनाने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कर सकता था, या फिर अतिरिक्त जानकारी प्रयोग कर सकता था। मुझे पता है कि राम, राम भाई घर तो गया है, लेकिन मैंने एक कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया और लिख दिया गुस्से में, गुस्से में, गुस्से में घर गया, घर गया। तो मैंने किसका प्रयोग किया, मैंने सर उसी बात का प्रयोग किया, लेकिन मैंने एक अधिक जानकारी दे दी। तो आपको पढ़ने में कौन सा वाक्य ज्यादा अच्छा लगेगा कि राम घर गया ये वाला, या फिर राम गुस्से में घर गया। हालांकि बात का भाव एक ही है कि राम घर गया, राम घर गया, लेकिन यहां पर अधिक जानकारी मैंने दे दी कि वो गुस्से में घर गया है। तो सामान्यतः परीक्षक क्या होता है ना, उसे आपको जानने का कोई औचित्य नहीं है, वो जानना भी नहीं चाहता कि आप कैसे हो, लेकिन आपका उत्तर जो होगा उसे आपके व्यक्तित्व के बारे में जानने पर मजबूर कर देगा कि हाँ इस भी व्यक्ति का समाज में कोई अस्तित्व है, कितना अच्छा उत्तर लिखा है, हर एक चीज का व्यवस्थित तरीके से प्रयोग किया है। यानी लिखने वाले तो ऐसे भी लिख कर आएंगे कि राम घर गया, लेकिन आप जानते हैं कि राम गुस्से में है, तो आपने एक अधिक जानकारी का प्रयोग कर लिया। तो मैंने यहां पर केवल अधिक जानकारी दी है आपको कि दांत, केवल दांत नहीं, दांत के साथ साथ दांत, दंत मूल कहते हैं उसको, दंत मूल यानी जिसे मसूड़ा कहते हैं, दांत जहां पर मूल रूप से जुड़ा हुआ है। मैंने कहा अगल बगल नहीं सर, इसको सर संस्कृत में एक नाम से जानते हैं जिसे हम पार्श्व कहते हैं। इसी पार्श्व के आधार पर इसका नाम पड़ा है पार्श्विक। पार्श्व के आधार पर क्या पड़ा है, पार्श्विक पड़ा है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। चलिए क्या सतीश जी आप चलिए आगे चलते हैं। आगे इसके बाद की जो स्थिति आती है ना, हमें प्रयोग करने हैं उच्छिप्त व्यंजन। क्या प्रयोग करने हैं, उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन के बारे में अभी तक मैंने आपको समझाया नहीं है, पहले समझ लो उसके बाद नोट करेंगे। ठीक है। पहले समझने का प्रयास करिए। कई बार हमने देखा होगा कि वर्णमाला में जब हम प्रयोग करते हैं स्पर्श व्यंजनों को, तो जब हम टा वर्ग लिखते हैं, कौन सा वर्ग लिखते हैं, टा वर्ग, तो टा वर्ग के अंतर्गत सर दो वर्ण देखो ऐसे आते हैं, मैंने ऐसे लिखा टा वर्ग, और टा वर्ग जैसे ही मैंने प्रयोग किया एक आता है ट, ठ, ड, ढ, ण। सर ये पांच व्यंजन हो गए। आपने देखा होगा कि यहां पर भी कोष्टक चिन्ह का प्रयोग होता है अधिक जानकारी देने के लिए, ऐसा एक वर्ण बना होता है। यहां पर भी सर एक ऐसा वर्ण बना होता है अधिक जानकारी देने के लिए, ऐसे। किसने ये अपने पहाड़ी में या फिर जब भी उन्होंने पढ़ा होगा तो ऐसे देखा होगा कि सर ढा के बगल में एक ऐसा सा बना होता है, ढा के बगल में एक ऐसा सा बना होता है, ढा के बगल में एक ऐसा सा बना होता है। एक सेकंड का जरा समय देना, एक जरूरी कॉल है। चलिए
तो मैंने क्या कहा कि टावर्ग मैंने लिखा टा ठा डा डा ना, ये हमने प्रयोग किए, ठीक है ना, ये हमने प्रयोग किए, ये चीज कंप्लीट हो गई, अच्छी बात है। अब देखिए हमने ये जो वर्ण देखे ना, इन व्यंजनों को कहा जाता है हमारी हिंदी में उच्छिप्त। क्या कहते हैं इन व्यंजनों को? इन व्यंजनों को कहते हैं उच्छिप्त। बहुत ही प्यारा सा नाम है, बहुत ही प्यारा सा। उच्छिप्त का पहले अर्थ समझो कि उच्छिप्त का अर्थ क्या होता है, तब जाकर ये व्यंजन समझ में आएंगे। उच्छिप्त का अर्थ होता है सर फेंका हुआ। इसका अर्थ क्या होता है? फेंका हुआ, फेंका, फेंका हुआ, फेंका हुआ। यानी हमारी हिंदी में कुछ ऐसे व्यंजन हैं सर जिनको माना जाता है कि इनका उच्चारण फेंक कर होता है। फेंक कर कैसे? जैसे एक फिल्म आई थी, उस फिल्म का नाम था टाइगर जिंदा है, या फिर एक था टाइगर, कुछ ऐसी फिल्म थी। वहां पर सलमान खान कैटरीना कैफ को तंगड़ी कबाब बोलना सिखा रहा होता है कि तंगड़ी ऐसे बोलो, तंगड़ी उड़ी ऐसे बोलो, कि जीव को ऊपर लाओ, बेंड करो और एकदम से नीचे देख कर मारो, तंगड़ी बोलो, तंगड़ी। तो कुछ सर ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण फेंक कर होता है एकदम से, तंगड़ी। तो वो ये वाला डी था। कौन सा डी था? वो ये बोलने का प्रयास कर रही थी कैटरीना कैफ, जो कि ठीक से नहीं बोल पा रही थी, क्या? तंगड़ी, ठीक है जी, चलिए। यानी इनका जो प्रयोग होगा सर ये फेंक कर होगा, फेंक कर ही होगा। यानी इन्हीं को सर हम कहते हैं द्विगुण व्यंजन। इन्हीं को क्या कहते हैं? द्विगुण। यूपीएसआई 2021 में सवाल था, एमपीएसआई की परीक्षा ने यहां से सवाल पूछा। यानी विभिन्न परीक्षाएं ऐसी हैं जहां से सीधा सीधा सवाल आता है। कई बार तो उच्छिप्त व्यंजन कहेगा, कई बार फेंका हुआ व्यंजन कहेगा, कई दुर्गुण व्यंजन कहेगा, कहीं द्विपृष्ठ व्यंजन कहेगा, कि कहीं क्या क्या कहेगा? द्विपृष्ठ व्यंजन, द्विपृष्ठ, कहीं पर ताड़न जात कहेगा। ताड़न जात व्यंजन कौन से होंगे? यानी जिनको ताड़ दिया जाता है, जिनको ताड़ दिया जाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि सर जब हम इनका प्रयोग कर रहे थे तो इनके प्रयोग की क्या आवश्यकता? हम क्यों नुक्ता का प्रयोग करते हैं? ये जो इसके नीचे छोटी सी बिंदु लगी है ना, इन्हें कहा जाता है, इस छोटी सी बिंदु को कहते हैं नुक्ता। क्या कहते हैं? छोटी सी बिंदु को नुक्ता कहते हैं। इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं? तो इसका प्रयोग केवल हिंदी वाले शब्द के उच्चारण को अलग करने के लिए होता है। सबसे जरूरी बात कि ये दोनों ही वर्ण संस्कृत में नहीं थे। हिंदी कहां से बनी है? शुरुआत वाली क्लास में हमने सीखा था कि हिंदी सर संस्कृत से बनी है, और संस्कृत में ये दोनों व्यंजन प्रयोग नहीं होते। इनका जन्म कहां हुआ है? इनका जन्म हुआ है हिंदी में। तो इनसे जितने भी शब्द बनेंगे वो किस भाषा के होंगे? वो हिंदी भाषा के होंगे। तो हिंदी भाषा के शब्दों को उच्चारण को पृथक करने के लिए, अलग करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इनका प्रयोग कहां होगा? इनका प्रयोग होगा या तो शब्द के बीच में या फिर शब्द के अंत में। जैसे मैंने एक शब्द लिखा पेड़, तो शब्द के बीच में इसका, शब्द के अंत में इसका प्रयोग होगा। या फिर मैंने एक शब्द लिखा लड़का, तो या तो शब्द के बीच में इसका प्रयोग होगा। कभी ऐसी कंडीशन नहीं आ सकती कि शब्द के प्रारंभ में इसका प्रयोग हो, कि आप डमरू ऐसे लिखकर आ जाए। परीक्षाओं में अशुद्धि को लेकर सवाल आते हैं, और वहां पर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके प्रारंभ में ऐसे लिखा होता है कि डमरू बजाने लगे, कि भोलेनाथ डमरू बजाने लगे, भगवान शिव डमरू बजाने लगे। किसी भी शब्द की अगर शुरुआत हो रही है, शब्द की शुरुआत के पहले ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि पहले इसका प्रयोग हो, पहले इसका प्रयोग हो। इसका प्रयोग या तो शब्द के अंत में होगा या फिर शब्द के बीच में होगा। अब ये केवल समझ रहे हैं, लिखा मैं दूंगा, अभी केवल समझने पर फोकस कर रहे हैं। पूरी दुगुण के बाद क्या लिखा है सर? इसे कहते हैं, देखो दुगुण, इसे कहते हैं द्विपृष्ठ। क्या कहते हैं? पृष्ठ। ये पा है, पा के साथ षटकोण वाला सा है, उसके बाद था है, ठीक है ना, द्विपृष्ठ इसको कहते हैं। हाँ, तो इसका प्रयोग कहां होगा? इसका प्रयोग होगा सर या तो शब्द के अंत में या फिर शब्द के बीच में, इन दोनों का। शब्द से शुरुआत नहीं होगी। और सर अगर ये संस्कृत में नहीं थे, अगर ये संस्कृत में नहीं थे, ये हिंदी में बने हैं, तो यानी इनसे बनने वाले शब्द क्या संस्कृत के हो सकते हैं? मैंने कहा क्या पेड़ शब्द संस्कृत का हो सकता है कि लड़का शब्द संस्कृत का हो सकता है? ये दोनों ही शब्द संस्कृत के नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सर इन दोनों के नीचे नुक्ता लगाया, नुक्ता जब संस्कृत में था ही नहीं, तो इनसे बनने वाले शब्द संस्कृत के कैसे होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। आगे चलकर जब हम तत्सम तद्भव पढ़ेंगे ना, तो जो शब्द संस्कृत के हमारी हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। अभी के लिए केवल संदर्भ इसका देखना कि ये जो दोनों शब्द हैं ये हिंदी भाषा के शब्द हैं। ये जो दोनों शब्द हैं किस भाषा के? हिंदी के हैं। क्योंकि सर इन उच्छिप्त व्यंजनों का जन्म हिंदी में हुआ है। इनसे बनने वाले जितने भी व्यंजन होंगे वो कैसे, इनसे बनने वाले जितने भी शब्द होंगे वो हिंदी भाषा के शब्द होंगे। क्या इससे बनने वाले सर विदेशी शब्द हो सकते हैं क्या? जैसे मैंने ऐसे लिख दिया,
कई बार क्या होता है कि हम गलती को देखते तो हैं लेकिन उसको पहचानने का अनुभव हमारे पास नहीं है। आधे से ज्यादा विद्यार्थियों को बिल्कुल भी पता, जैसे किसी वाक्य में अगर मैंने डॉक्टर लिखा और मैंने ऐसे लिखा उसको और मैंने कहा कि बताइए यहां पर किस प्रकार की अशुद्धि है या फिर कहां पर हमने गलती कर दी, आधे से ज्यादा विद्यार्थी पहचान ही नहीं पाएंगे कि डॉक्टर गलत लिखा है। वास्तव में डॉक्टर गलत है। डॉक्टर किस भाषा का शब्द है? डॉक्टर है सर इंग्लिश भाषा का शब्द। और ये किसकी ध्वनि है? ये सर हिंदी भाषा की ध्वनि है, यानी इंग्लिश भाषा के पर कैसे प्रयोग हो जाएंगी? इंग्लिश भाषा के शब्द भी इससे नहीं बनेंगे। इससे बनने वाले शब्द किसके होंगे? हिंदी भाषा के ही होने चाहिए, बिल्कुल हिंदी भाषा के। और ये वैसे भी गलत है सर, पहले डा का प्रयोग हुआ है और पहले ही हमने नुक्ता का प्रयोग कर दिया, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। हालांकि मेरे कहने का मतलब क्या है कि ना तो संस्कृत के शब्दों पर, ना ही इंग्लिश के शब्दों पर, ना ही डच के शब्दों पर, ना ही फारसी शब्दों पर, ना ही पुर्तगाली के शब्दों पर, इनसे बनने वाले शब्द कैसे होंगे? हिंदी भाषा के शब्द होंगे। क्या कहा जाता है? इन्हें उच्चिप्त कहते हैं। इनका प्रयोग क्यों होता है कि सर हिंदी में हिंदी वाले शब्दों का उच्चारण थोड़ा सा अलग करना होता है, लड़का इसको बोलना होता है या फिर पेड़ इसको बोलना होता है, हल्के से उच्चारण अलग करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। हिंदी की उपज है, यानी हिंदी में ही जन्मे हैं। कहां जन्मे हैं? हिंदी में ही। फटाफट से लिखो जी अब इसके बारे में। लिखाऊं मैं? लिखाऊं? अच्छा बताइए किस किस को समझ में नहीं आया कि उच्छिप्त क्या है? उच्छिप्त का अर्थ क्या होता है? उच्छिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ, या फेंका हुआ के साथ साथ सर इसको दुगुण भी कहते हैं, इसको ध्रुपृष्ठ कहते हैं, इसको ताड़न जात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताड़न जात भी। देखो उजाला जी को समझ में आ चुका है। विकास जी कह रहे हैं गुरुजी एकदम से क्लियर है कि उच्छिप्त किसे कहेंगे। किस किस को क्लियर नहीं है? नहीं है तो एक बार फिर से पूछो कि क्या समझ में नहीं आया। मुझे नहीं समझ में आया। देखो हमारी जो स्वच्छता जी है उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि गुरुजी मुझे क्लियर नहीं हुआ। तो ठीक है जी, क्या क्लियर नहीं हुआ? क्या क्लियर नहीं हुआ एक बार उसके बारे में बताने का प्रयास करिए ताकि हम आगे चलें, ताकि आपका डाउट करें क्लियर और तुरंत पहुंचे आगे। चंदन जी कह रहे हैं कि गुरुजी बाकी सबको आने दो लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं है, डाउट पूछिए कि कहां पर दिक्कत हो गई, कहां पर दिक्कत हो गई। अभी तक केवल हमने छोटी सी बात जानी कि सर उच्छिप्त का अर्थ होता फेंका हुआ। इनका उच्चारण ऐसे होगा जैसे फेंक दिया गया हो। इन्हें कहते हैं फेंका हुआ व्यंजन। ताड़न जाति यानी जिसको ताड़ दिया गया हो। इन्हीं को क्या कहते हैं? दुपृष्ठ कहते हैं, दुगुण व्यंजन इनको कहते हैं, यानी जिसमें दो गुण हो। दो गुण मतलब कि सर एक तो फेंकने का गुण हो और उसके साथ हिंदी भाषा की ध्वनि हो। वह हिंदी भाषा की, बस हमने एक एडवांस बात यहां से समझी कि सर इसका प्रयोग या तो शब्द के अंत में होगा या फिर शब्द के बीच में। ऐसी कोई स्थिति नहीं हो सकती जहां पर इसका प्रयोग शब्द के प्रारंभ में हो रहा हो। अगर हो रहा है तो वो उस शब्द को गलत कर देना कि ये शब्द नहीं बनेगा, ये शब्द नहीं होगा। तो सर ये जो है ना हिंदी में जन्मे हैं, इनसे बनने वाले शब्द किस भाषा के होंगे? हिंदी भाषा के होंगे। संस्कृत में तो थे ही नहीं। अगर संस्कृत में नहीं थे तो इससे बनने वाले शब्द संस्कृत के भी नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं होंगे। इनसे बनने वाले शब्द संस्कृत के भी नहीं होंगे, किसी भी भाषा के नहीं होंगे। इनसे बनने वाले शब्द किसी भी भाषा के नहीं होंगे। बहुत अच्छी बात है, नहीं भी होने चाहिए, होंगे ही नहीं। ठीक है जी। गुरुजी आप हिंदी में पढ़ाएं। अभी तक क्या मैं फारसी बोल रहा था? अभी तक क्या मैंने फारसी का प्रयोग किया है या फिर चाइनीज का प्रयोग किया है? ये भी ठीक है कि गुरुजी आप हिंदी में पढ़ाएं। अभी तक मैं फारसी में बात कर रहा था आपसे। यानी आप कहने का प्रयास ये कर रहे हैं कि सर अगर ये मैंने नाम लिखा है मैंने मेरा नाम लिखा जितेंद्र। मैंने क्या नाम लिखा मेरा? मैंने नाम लिखा जितेंद्र सोनी, ये मेरा नाम है। जितेंद्र सोनी ये मेरा नाम है कि नहीं सर इस नाम को ना मुझे हिंदी में बताओ कि इस नाम का हिंदी में मतलब क्या है, या फिर इस नाम को हिंदी में लिखो। तो क्या ये मैंने फारसी में लिखा है? अच्छा इस नाम की लिपि चेंज हो सकती है। यानी जैसे अगर मैंने ये नाम इस तरीके से लिखा जितेंद्र सोनी, क्या लिखा मैंने? जितेंद्र सोनी। इसको ऐसे लिखा। इस नाम का जो मतलब है वही इस नाम का मतलब है, केवल इसकी जो लिपि है वो कौन सी है? इसकी लिखने का जो तरीका है वो देवनागरी है। कौन सा है? देवनागरी। और इसका लिखने का तरीका क्या है? इसका लिखने का तरीका रोमन है, इसकी लिपि रोमन हो जाएगी। ठीक है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अगर हिंदी में मेरा नाम जितेंद्र सोनी है, अगर इंग्लिश की बात करूं तो यहां पर मेरे नाम का मतलब हो गया जो बाइडन। ऐसा तो नहीं होगा। यानी जो मेरे नाम का मतलब हिंदी में है वही मेरे नाम का मतलब किस में होगा? वही मेरे नाम का मतलब होगा इंग्लिश में भी, लेकिन लिखने के तरीके अलग अलग हो गए। अर्थ तो वही है। ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं हिंदी में जितेंद्र सोनी हूं, जैसे ही मैंने इस नाम को लिखा
किसी दूसरी लिपि में, या फिर मैंने इस नाम को लिखा रोमन में, तो मेरे नाम का मतलब हो गया जो बाइडेन। बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, हाँ ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए गुरु प्लीज कंटिन्यू। इसके आगे जो कंटिन्यू होगा वो होगा कल की क्लास में, ठीक है ना। एक बार मैं एक सवाल पूछता हूं, इसका उत्तर मुझे बताने का प्रयास करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नासिक के व्यंजन है? नासिक यानी जो नाक के द्वारा उच्चारित होता है, नाक के द्वारा उच्चारित कौन सा होता है सर? ना। विकल्प क्रमांक ए इसका सटीक उत्तर होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और सवाल, एक और सवाल सर ये रहा, स्पर्श संघर्षी। यहां पर तो सर थोड़ी सी गलती है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले सवाल का उत्तर बताइए। निम्नलिखित में से व्यंजन कौन सा संघर्षी होगा? संघर्षी यानी जिसको उच्चारित करने में मुंह से ऊष्मा बाहर आती हो। समझ लिए थे सैटरडे वाली क्लास में। सर सीटी वाला जो सा है ना, इसको उच्चारित करने में मुंह से गर्मी बाहर आती है, ऊष्मा बाहर आती है, ये भी हमने सीखा है। उसके साथ अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछूं कि मुझे बताइए निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्शी है? स्पर्शी व्यंजन कौन सा है? यानी जहां पर जिसको बोलते समय जिह्वा किसी ना किसी एक अंग को स्पर्श करती है। सर इस ये बा वाला क्या हो जाएगा? ये पा वर्ग के अंतर्गत आता है, ये हो जाएगा। इसके साथ अगर और कोई सवाल मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए कि अर्धस्वर कौन सा होगा, बता पाओगे कि अर्धस्वर कौन सा होगा? अर्धस्वर यानी जो स्वर की तरह से उच्चारित हो, लगभग स्वर की तरह से उच्चारित हो, उसे अर्धस्वर कहेंगे। और अर्धस्वर सर यहां पर ये होगा वा। हम जानते हैं कि सर अर्धस्वर दो होते हैं, एक या होता है और या के साथ एक होता है वा। ये दो अर्धस्वर होते हैं। प च छ ये बिल्कुल नहीं होते, वाह होगा। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि मुझे बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा ला किस प्रकार की ध्वनि है? ला किस प्रकार की ध्वनि है? कि ला के बारे में बात करें गुरु, ला का जो उच्चारण होता है अगल बगल से होता है। अगल बगल को संस्कृत में पार्श्व कहते हैं। अगल बगल को संस्कृत में पार्श्व कहते हैं क्योंकि हवा अगल बगल से बाहर आती है इसके उच्चारण में, तो इसे पार्श्व कहेंगे। तो यहीं से इसका नाम आता है पार्श्विक। वास्तविक है यहाँ पर, ये रहा सर विकल्प क्रमांक बी में है। उच्छिप्त, उच्छिप्त के बारे में अभी हम पढ़ रहे थे, दो है, एक डा के नीचे नुक्ता, एक डा के नीचे नुक्ता। प्रकंपी जिसके उच्चारण में कंपन होता हो रहा है। संघर्षहीन, संघर्षहीन यानी जिसके उच्चारण में संघर्ष नहीं करना पड़ता हो। संघर्षहीन यानी अर्धस्वर किसे कहते हैं? यही है संघर्षहीन। एक या है, एक सर वाह है, ये सर संघर्षहीन हो जाते हैं, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही प्रकंपी रा को ही हम लुंठित कहते हैं, लुंठित कह देते हैं इसी को, ठीक है ना, लुंठित इसी को कह देते हैं। अगर मैं आपसे और सवाल पूछूं कि मुझे बताइए प्रकंपी व्यंजन कौन सा है, तो सर अब आसानी से बता सकते हैं कि रा के उच्चारण जिह्वा में कंपन होता है। डी इसका सटीक उत्तर होगा, डी इसका सटीक उत्तर होगा। अच्छी बात है, क्या होगा? डी इसका सटीक उत्तर होगा, बहुत अच्छी बात है। उच्चिप्त के बारे में हम नोट करेंगे कल की क्लास में, और कल की क्लास में आपको एक काम करना है, अपनी स्पीड थोड़ी सी तेज रखनी है, ठीक है ना। स्पीड थोड़ी सी तेज रखने का प्रयास करना है, और ये भी कोशिश करनी है कि हल्की सी राइटिंग साफ आए, ठीक है, हल्की सी राइटिंग साफ आए, राइटिंग पर भी काम करना है। फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद आप सभी का, राधे राधे।